तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई मूवी थुडारुम को। ये मूवी मलयालम सिनेमा की है और इस मूवी की स्टोरी दृश्यम मूवी की टक्कर की है। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग यह देखते हैं कि पुराकायम नाम के एक छोटे से गांव में लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से मिट्टी के अंदर काफी सारे लोग दब चुके होते हैं। जब इस बारे में रेस्क्यू टीम को मालूम पड़ती है तो वो यहाँ आकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने में लग जाते हैं। इसमें काफी सारे लोग मर चुके होते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए होते हैं। इसी दौरान एक शख्स जीप में चिल्लाता है तो रेस्क्यू टीम वहां जाकर उस शख्स को जीप से बाहर लाती है। इस समय रेस्क्यू टीम का एक मेंबर किसी चीज को देखकर पूरी तरह से शॉक में रह जाता है और अपने हायर ऑफिसर को यहाँ बुलाने लगता है। अब अगले सीन में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर बेंस को देख पाते हैं। फिलहाल बेंस और कुछ लोग सबरीमनियम जाकर वापस अपने गांव आ रहे होते हैं। बेंस के पास एक पुरानी मॉडल की एम्बेसडर कार होती है। घर आते समय बेंस हॉस्टल से अपने बेटे पाबी को भी पिकअप कर लेता है। अब रास्ते के दौरान बेंस के पास उसकी पत्नी ललिता कॉल करके उसकी बेटी की हरकतों के बारे में बता रही होती है कि बेंस, तुमने अपनी बेटी को फोन दिलवाया ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेकिन वह अपने बिस्तर में छुपकर फोन पर किसी से बातें कर रही है। मैंने उसके फोन छीनकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। बेंस कहता है कि मैं पाबी को लेकर घर आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बेंस जब घर आता है तो बाथरूम से इसकी बेटी इसे आवाज लगा रही होती है कि बेंस, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरअसल बेंस के बच्चे इसे पापा ना बुलाकर बेंस ही कहकर बुलाते हैं। बेंस बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम फोन पर किससे बातें कर रही थी। इसकी बेटी बोलती है कि अरे बेंस, तुम भी माँ की बातों पर विश्वास करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस फालतू की बातें कर रही थी। इसके बाद बेंस किचन रूम में आता है तो यहाँ ललिता इसी बात को लेकर इसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है कि तुम ही अभी से अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हो। बेंस कहता है कि ललिता, तुम अपना गुस्सा थूक दो ना। अब सुबह होने के बाद बेंस अपना काम शुरू करता है। मतलब कि इसके पास एक पुरानी कार होती है ना, तो वह इसे अपने बच्चों को ड्रॉप करता है और उसी तरह अपनी गाड़ी को टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल करते रहता है। इसी दौरान एक दिन बेंस अपने बेटे पाबी को देखता है कि किसी कोने में जाकर सूटा मार रहा है। इस वाकया को देख पाबी को कुछ नहीं बोलता, बस यह कंफर्म करने की कोशिश करता है कि सिगरेट पी रहा था या गांजा फूंक रहा था। अगले दिन बेंस जब अपना दाढ़ी काटने वाला होता है तभी ललिता आकर इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। इसके दाढ़ी का एक बाल तक नहीं काटने देती क्योंकि ललिता को बेंस की दाढ़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से इनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है। एक दिन बेंस के पास इसका मास्टर इससे कॉल करके इसके हाल चाल के बारे में पूछता है। दरअसल बहुत सालों पहले बेंस एक स्टंटमैन था। काफी सारे फिल्मों में इसने खुद स्टंट परफॉर्म किया। काफी सारे लोग इसके मास्टर से ट्रेनिंग ले रखी होती है। मास्टर के जितने भी शिष्य होते हैं उन सबको जब भी टाइम मिलता तो कॉल करके उनके हाल चाल के बारे में पूछते रहते हैं और कभी कभार मास्टर के पास आकर इनसे मिलते भी रहते हैं। बेंस कहता है कि मास्टर जी, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। उसी समय पाबी अपने दोस्तों के साथ बेंस के पास आता है। पाबी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। छुट्टी होने पर यह अपने दोस्तों के साथ गांव आता है। पाबी का एक दोस्त बेंस की गाड़ी को देखकर इसकी बहुत तारीफ करने लगता है। अब इसके बाद पाबी के दोस्त और बेंस यह सब लोग घर पर खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तभी बेंस का एक दोस्त बेंस को इशारों से बाहर बुलाता है, वही दारू वगैरह पीकर मौज मस्ती करने के लिए। तो मौका देखकर बेंस अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। जब बेंस दारू खरीद रहा होता है तो देखता है कि मेरी गाड़ी को कोई ले जा रहा है। अब जल्दी से अपने दोस्त की बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है। दरअसल पाबी का एक दोस्त जिसे यह कार बहुत ही ज्यादा पसंद थी, वो इसकी कार को ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन बेंस की गाड़ी का सिस्टम कुछ अलग ही होता है। जब यह लोग गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो यह गाड़ी रुकती ही नहीं। ब्रेक किधर है, गियर किधर है, इस शख्स को पता ही नहीं चलता। पाबी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में ही चीखने चिल्लाने लगता है। अब बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद गाड़ी रुकती है। बेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह पाबी को एक खींचकर चमाट लगाता है। दरअसल बेंस अपनी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, किसी को भी अपनी गाड़ी चलाने नहीं देता और अभी तक इस गाड़ी पर एक खरोच तक नहीं आई होती। अब शाम होने के बाद बेंस अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए मनियन नाम के एक मैकेनिक के पास जाता है। बस थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है इसकी गाड़ी। बेंस का दोस्त इसे कहता है कि तुम्हें पाबी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बेंस कहता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इस तरह से बेंस पाबी के पास कॉल करता है, मैसेज करता है कि पाबी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम पर हाथ उठाया। लेकिन पाबी बेंस को एक भी रिप्लाई नहीं करता। तभी चेन्नई से मास्टर का एक शिष्य बेंस को एक बुरी खबर सुनाता है कि मास्टर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब यह सुनकर तो बेंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेंस ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वह सब अपने मास्टर से ही सीखा है। वह जल्दी से चेन्नई के लिए निकलता है। इसकी बीवी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि ललिता भी मास्टर के बहुत क्लोज थी, लेकिन इसके लिए बेंस मना कर देता है। अब मना क्यों करता है ये हमें कहानी में आगे मालूम पड़ेगी। चेन्नई आने के बाद बेंस अपने मास्टर का आखिरी बार दर्शन करता है। अंदर से बहुत दुखी होकर रो रहा होता है। इसके बाद मास्टर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब बेंस जब वापस अपने गांव आता है तो कोटेचन नाम का शख्स बेंस को रेलवे स्टेशन से पिकअप करता है। दरअसल कोटेचन की दुकान में ही वह शख्स मैकेनिक मनियन काम करते रहता है। बेंस अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है कि क्या मेरी गाड़ी पूरी तरह से पहले की तरह रेडी हो गई, लेकिन कोटेचन इसके बारे में नहीं बताता। वह मास्टर के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर को अचानक क्या हुआ। बेंस कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस कोविड के बाद उनका शुगर लेवल काफी ज्यादा हो गया और ऊपर से वह अकेला थे। कभी कभार हम ही लोग उनके पास मिलने के लिए जाते थे। अब हर किसी को तो इस दुनिया से एक न एक दिन जाना ही है ना। अब इसी बातों के दौरान कोटेचन बेंस की घर जाने की जगह वह पुलिस स्टेशन आता है।
इसी पुलिस स्टेशन के बाहर गांव का एक बड़ा शख्स जिसका नाम साजी होता है वह यहीं पर होता है। तभी बेंस पुलिस स्टेशन पर किसी चीज को देखकर इसके तो हौस ही उड़ जाते हैं। तभी कोटेचन इसे रोकने लगता है, कहता है कि बेंस हम लोग इस मामले को संभाल लेंगे। अब इसी पुलिस स्टेशन में बेनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो कोटेचन साजी इस बेनी के पास आकर कुछ बातें करने लगते हैं कि सर अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। बेनी कहता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारकर भाग गया, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, और उल्टा तुम मुझसे ही मदद मांगने के लिए आए हो। बेनी की बातों से हम लोगों को शॉक कर देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल बेंस की गाड़ी रिपेयर होने के लिए मैकेनिक की दुकान पर गई थी ना, तो रिपेयर करने वाला शख्स मनियन उस गाड़ी की मदद से स्मगलिंग करने लगा, वही गजा वगैरह। पुलिस वालों ने मनियन को पकड़ लिया, लेकिन मनियन उस पुलिस ऑफिसर बेनी के ऊपर हमला करके वहां से भाग निकला, गाड़ी को वहीं छोड़कर। तभी बेंस कहता है कि सर वह गाड़ी मेरी है, मैंने रिपेयर करने के लिए कल ही दिया था। बेनी बोलता है कि वह गाड़ी बहुत पुरानी है, तुम्हें किसने परमिट दिया, और उस मनियन के ऊपर बहुत सारे केसेस भी है, तुम लोगों को जैसे ही नजर आएगा तो तुम हमें जल्दी ही खबर कर देना। बेंस कहता है कि सर मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दो, मैं फाइन भी भरने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह पुलिस ऑफिसर बेनी गाड़ी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल सुदीश बेनी के पास आकर छुट्टी मांगने लगता है। कल मेरी बहन की शादी है, मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी कर रखा है। बेनी बोलता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर सर को आने दो। बेंस बाहर आकर अपनी गाड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। रात होने के बाद भी बेंस इस पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा होता है, अगर इंस्पेक्टर आएगा तो उससे बात करके अपनी गाड़ी को छुड़ा ले जाएगा। उसी समय साजी बेंस के पास आकर इसे कहता है कि वो मनियन बाइक लेकर वापस अपने घर आया है, चलो हम उसे पकड़ते हैं। इस तरह से यह लोग उस मनियन के घर के बाहर आते हैं, लेकिन घर पर मनियन मौजूद नहीं होता, उसके माँ बाप होते हैं। मनियन का नाम सुनते ही उल्टा यह लोग इन्हें ही 2-4 सुनाकर यहां से भेज देते हैं। अब इसके बाद यह लोग एक लोकल पॉलिटिशियन की मदद से पुलिस स्टेशन पर आते हैं। यह पॉलिटिशियन एक पुलिस वाले से बात करके इस मामले को सेटलमेंट करवा देता है। बेंस को बोलता है कि तुम्हें इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए, एसआई को 8,000 रुपए और कांस्टेबल को 7,000 दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब बेंस के पास इतना पैसा तो होता नहीं, वह ललिता से मदद मांगता है तो ललिता इसे डांटने लगती है कि तुम मेरे पैसे को हाथ भी मत लगाना। इसके बाद ये लोग बेनी के पास जाते हैं तो बेनी पैसों को लेकर बात मानता ही नहीं, यही बातें बोल रहा होता है कि पहले तुम लोग उस मनियन को पकड़कर मेरे सामने लाओ, बाकी तुम्हें जो करना है वह कर लो, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। उसी वक्त बेनी यह देखता है कि बेंस अपनी गाड़ी की साफ सफाई कर रहा है। बेनी बेंस के पास आकर इसे डांटने लगता है कि ये एविडेंस वाली गाड़ी है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब इसी बात को लेकर बेंस और इस पुलिस वाले के बीच थोड़ी सी बहस होने लगती है। बेंस के दोस्त इसे समझाने लगते हैं कि अरे यार हम बात कर रहे हैं ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब घर आने के बाद बेंस को नींद ही नहीं आती, इसे अपनी गाड़ी की ही चिंता सता रही होती है। इसके बाद बेंस ललिता से पावी के बारे में पूछता है तो ललिता बताती है कि हाँ उसने आज मुझसे बात की। पहले तो उसने गाड़ी के बारे में पूछा, मैंने उसे सारी वाकया बताई, वो भी थोड़ा दुखी हो रहा है। अब उसी रात पावी फिर से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, सीआई या तो इंस्पेक्टर से बात करने के लिए। पुलिस स्टेशन आने पर बेंस एक पुलिस ऑफिसर से अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है तो वह पुलिस ऑफिसर पावी को बताता है कि इंस्पेक्टर जॉर्ज सर अंदर है, तुम उनसे जाकर बात करो। अब बेंस जॉर्ज के केबिन में जाता है तो वह इसके बारे में पूछने लगता है कि कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो। बेंस कहता है कि सर मेरा नाम बेंस है, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन अपनी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। इस तरह से जो सारी वाकया हुई वह सारी बातें जॉर्ज को सुनाने लगता है। तो जॉर्ज बेनी के पास आकर इसे बोलता है कि तुम इसकी गाड़ी वापस कर दो। बेनी थोड़ा गुस्सेल टाइप का आदमी होता है, यह बेंस को गाड़ी की चाबी न देकर खुद ही पुलिस स्टेशन से गाड़ी को बाहर लाता है। गाड़ी बाहर लाने के बाद जॉर्ज के पास जाकर बेनी बोलता है कि सर मैं इसकी गाड़ी इसे वापस नहीं देने वाला, वो मामूली मैकेनिक मनियन ने मुझे मारा। जॉर्ज कहता है कि तुम इतना ईगो मत रखो यार, गाड़ी की चाबी दे दो इस बेचारे को। गाड़ी की चाबी मिलने के बाद बेंस अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी जॉर्ज बेंस के पास आकर इसे बोलता है कि बेंस क्या एक जगह छोड़ सकते हो, दरअसल आज सुदीश की बहन की शादी है, उस शादी के पास तुम मुझे छोड़कर वहां से चले जाना। बेंस तो इन्हें वहां छोड़ना नहीं चाहता था, मगर जॉर्ज ने इसकी मदद की तो यह बनी और जॉर्ज को शादी वाले जगह छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते के दौरान बेंस और जॉर्ज के बीच काफी सारी बातें होती रहती है। अब शादी वाले जगह पहुंचने के बाद जॉर्ज बेंस को भी शादी पर बुलाने लगता है। बेंस कहता है कि अरे सर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, मैं अब यहाँ से अपने घर जाता हूँ। लेकिन वो बेनी बेंस की गाड़ी की चाबी को लेकर शादी में चला जाता है कि हम लोगों के वापस आने तक तुम यहीं पर इंतजार करो। अब बहुत देर गुजरने के बाद बेनी बेंस के पास आकर बोलता है अरे बेंस हम लोगों को यहाँ से निकलना है। जॉर्ज बेंस को कहता है कि हमें सुदीश के घर पर जाकर कुछ चीजों को लाना है, प्लीज तुम मुझे वहां ले चलो ना, उसका घर पूरा कायम में है। बेंस बोलता है कि सर वो जगह तो बहुत दूर है, मैं वहां तक अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकता। जॉर्ज कहता है कि हम लोग इस समय शराब के नशे में हैं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हम ड्राइव भी नहीं कर सकते, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब बेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इस तरह से बेंस, जॉर्ज, बेनी और सुदीश के कजन के घर जाने लगते हैं कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। थोड़ी दूर आगे आने के बाद बेंस की गाड़ी बंद पड़ जाती है। बेंस बोलता है कि सर गाड़ी थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर से स्टार्ट होगी। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग फिर से गाड़ी स्टार्ट कर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ी दूर और आगे आने के बाद जॉर्ज बेंस शॉर्टकट्स रास्ता लेने के लिए बोलता है। बेंस कहता है कि सर यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, इस रास्ते से मेरी गाड़ी नहीं जा सकती। जॉर्ज कहता है कि तुम चलो बेंस, यहाँ से बहुत शॉर्टकट रास्ता है, बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है,
इस तरह से यह लोग इस रास्ते से जाने लगते हैं और सच में यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब बेकार होती है। बेंस के गाड़ी पर थोड़ा स्क्रैच भी लग जाता है। थोड़ी दूर और आगे आने के बाद सामने एक नदी आती है। बेंस बोलता है कि सर मैं अब यहाँ से अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता, आप लोग यहाँ से पैदल ही चले जाओ। जॉर्ज कहता है कि अरे बेंस तुम्हारे गाड़ी को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा तो पानी है। अब बेंस के ऊपर यह लोग काफी दबाव बनाते हैं तो बेंस अपनी गाड़ी से इस नदी को पार करता है और पूछता है कि बताइए आप लोग यहाँ से कितना दूर है। बनी बोलता है कि अरे बस यहाँ से 4 किलोमीटर और दूरी है। अब यह बातें सुनकर बेंस को गुस्सा आता है। कहता है कि पहले बोले थे 1 किलोमीटर, अब बोल रहे हो 4 किलोमीटर। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू अपनी गाड़ी को चलाता रहा तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इस तरह से बेंस अपनी गाड़ी को यहीं रोक देता है, यहाँ से आगे ले जाता ही नहीं। तब जाकर जॉर्ज यहाँ बेंस को असली कहानी बताता है। देखो बेंस, कल हमारी सुदीश की बहन की शादी है और तुमने सुदीश की फैमिली को देखा ही है, कितना सीधे साधे सिंपल लोग हैं। उनके घर में पहली शादी है और यहाँ हैरानी की बात यह है कि सुदीश की बहन कॉलेज के दिनों से ही एक लड़के से प्यार करने लगी। वह लड़का सुदीश के घर पर आकर सीन क्रिएट करने लगा। उस लड़के के पास सुदीश की बहन के फोटो वीडियो है, उसे दिखाकर सुदीश को ब्लैकमेल करने लगा। अब इस वाक्य को देख सुदीश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस लड़के को जान से खत्म कर दिया। मतलब कि गलती से हो गया और सुदीश ने कॉल करके मुझे सारी वाक्य के बारे में बताई। उस लड़के की लाश तुम्हारे गाड़ी की डिग्गी में है और उसी को ठिकाने लगाने के लिए हम लोग तुम्हें यहां तक लाए हैं। अब यह सारा सच जानने के बाद बेंस के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे बोलते हैं कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। इस तरह से यह लोग बेंस को धमकी देते हैं और उस लड़के की डेथ बॉडी को ले जाकर जंगल के किसी इलाके में फेंक देते हैं। अब यहां से वापस लौटते वक्त जॉर्ज बेंस को इसका किराया वगैरह मतलब कि थोड़ा पैसा देने लगता है। सुबह होने के बाद बेंस अपने घर पहुंचता है। बेंस को रात की कहानी सारी वाकया याद आते रहते हैं। न वह अपनी बीवी से बात करता और न ही अपनी बेटी से। इसी बीच इसके घर का कुत्ता गाड़ी के डिक्की के पास आकर भौंकते ही रहता है। बेंस जब गाड़ी की डिक्की को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ खून के धब्बे होते हैं और उसी तरह एक पर्स भी होता है। उसी समय ललिता बेंस के लिए चाय लेकर आती है तो बेंस उस पर्स को बगल के ही झाड़ी में झट से फेंक देता है और डिक्की को बंद कर देता है। अब बेंस सब कुछ भूलाकर अपनी रोजमर्रा के काम में लग जाता है तो वो बेनी लगातार बेंस के पास कॉल करने लगता है, लेकिन बेंस उसका कॉल उठाता ही नहीं। एक दिन वह अपनी गाड़ी को किसी नदी के किनारे ले जाकर उसे बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करता है। इधर पुलिस स्टेशन में जॉर्ज सीसीटीवी कैमरे को फिक्स करवाते रहता है। यहाँ बात यह है कि जॉर्ज कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला है, मतलब यही 7 से 8 दिनों के अंदर ही। इस समय बेंस पुलिस स्टेशन जाकर जॉर्ज से मुलाकात करता है। जॉर्ज और बेनी से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। जॉर्ज कहता है कि बेंस मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, अब तो तुम हम में से ही एक बन चुके हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम सीधा हमारे पास आना, तुमने हमारी मदद की है, हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और हमें मालूम है कि तुम कल रात का इंसिडेंस किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, अगर करोगे तो हम तुम्हें भी जान से खत्म कर देंगे। उसी वक्त मनियन के माँ बाप पुलिस स्टेशन आकर उसका मिसिंग कंप्लेन लिखवाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन से जाते वक्त बेंस यही सोच रहा होता है कि क्या कल रात पुलिस वालों ने उस मनियन के ही डेथ बॉडी को ठिकाने लगाया था। अब बेंस की ऐसी हालत को देखकर ललिता बेंस से इस बारे में पूछने लगती है कि कल से तुम गुमसुम सा क्यों रहने लगे हो, न ही ठीक से मुझसे बात कर रहे हो और न ही अपनी बेटी से। लेकिन बेंस किसी को कुछ नहीं बताता, उल्टा ललिता के ऊपर ही चिढ़ने लगता है। अब अगले दिन से जोरदार बारिश स्टार्ट हो जाती है। बेंस अपने बेटे पाबी को घर लाने के लिए हॉस्टल पर जाता है। हॉस्टल आने पर बेंस को यह बात मालूम पड़ती है कि पाबी हॉस्टल से तो कब का घर जा चुका है। यह जानकारी मिलते ही बेंस काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह जल्दी से जॉर्ज के पास जाता है और पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है। जॉर्ज कहता है कि बेंस आजकल के बच्चों को तो तुम जानते ही हो, दोस्तों के पास चले जाते हैं 4-5 दिनों के लिए, बस ऐसे ही मौज मस्ती करने के लिए। चलो तुम अपने तसल्ली के लिए एक कंप्लेन लिखवा कर ही जाओ। पुलिस स्टेशन से बाहर जाते वक्त बेंस को बाहर एक बाइक दिखाई देती है जो इसके बेटे पाबी के जैसा ही होता है। जब इस बारे में बेनी से पूछता है तो बेनी कहता है कि अरे बेंस, वह बाइक 4-5 महीनों से यहीं पर ऐसे ही पड़ा है, तुम्हारे बेटे के बारे में हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। बेंस अपने घर आने पर उस पर्स को ढूंढने लगता है जिसे उसने अपने गाड़ी से फेंक दिया था ना। इधर उधर की झाड़ियों में देखता है तो बेंस को पर्स मिल जाती है। जब पर्स को खोलकर देखता है तो यह पर्स किसी और का नहीं, बेंस के ही बेटे की होती है। इसे देखकर तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। अब बेंस फूट फूट कर रोने लगता है। इसे समझ आ जाता है कि उस रात पुलिस वालों ने मेरे ही बेटे की डेथ बॉडी को ठिकाने लगाया, उसे जंगल में फेंक दिया। बेंस बाथरूम में जाकर रो रहा होता है तो बाहर से ललिता आवाज लगाने लगती है कि पाबी तो फोन ही नहीं उठा रहा, कल हम दोनों साथ में उसके हॉस्टल चलेंगे। बेंस अब ललिता को क्या बताएं, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता। इसके बाद बेंस सुदीश के पास जाता है और उसे पूछता है कि सच सच बताओ, उस रात तुमने किसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। सुदीश बेंस को इस बारे में कुछ बताता नहीं है, इससे घर जाने के लिए बोलता है। अब इसके थोड़े ही देर बाद उस पूरा कायम गांव में लैंडिंग की वजह से जमीन के नीचे काफी सारे लोग दब जाते हैं। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं। इसी दौरान एक जीप में भी कुछ लोग फंसे होते हैं तो रेस्क्यू टीम एक एक शख्स को भी यहां से बाहर निकालने लगती है। उसी वक्त एक शख्स जीप में किसी चीज को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और यही वाला सीन हम लोग इस मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। यह कोई और नहीं, थैली में एक शख्स की डेथ बॉडी होती है और यह थैला किसी और ने नहीं, जॉर्ज और बेनी ने लाकर फेंका होता है। लैंडिंग की वजह से ये बॉडी बहती हुई यहाँ आ गई। अब मीडिया वाले भी यही होते हैं तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से कवर करने लगते हैं कि रेस्क्यू टीम ने एक थैले को ढूंढ निकाला जिसके अंदर किसी आदमी की लाश है। आखिरकार ये लाश किसकी है और कहां से आई,
अब इस न्यूज को देखकर जॉर्ज और बेनी थोड़ा हैरान होते हैं। बेनी कहता है कि सर लाश तो बाहर आ गई। जॉर्ज कहता है कि बेनी तुम डरो मत, अभी लाश का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद मिसिंग कंप्लेंट से मैच किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होने में हमारे पास बहुत टाइम है। अगर हमारे बारे में सच बाहर आने ही वाला होगा तभी हम लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। इसी दौरान बेनी और जॉर्ज सुदीश के पास कॉल करते रहते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। घर भी जाते हैं, वहां भी नहीं होता। इस वक्त एक कांस्टेबल जॉर्ज के पास आकर इसे कहता है कि सर उस लड़के का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसका मिसिंग कंप्लेन हमारे ही पुलिस स्टेशन में लिखाई गई। सब कुछ मैच हो चुका है। अब यह सच्चाई सामने आते ही बेनी काफी ज्यादा डरने लगता है कि सर अब हम लोग तो गए। इसके बाद जॉर्ज बेंस के घर आता है और उसके बारे में पूछता है कि बेंस कहां पर है। वहीं पर कोटेचन होता है। जॉर्ज इसे साइड में लाकर कहता है कि जो लैंडिंग हुई थी ना, उसमें एक लड़के की डेथ बॉडी बाहर निकली। पोस्टमार्टम उसका खत्म हो चुका है। मिसिंग हुआ लड़का इसी गांव का है और बेंस ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अब तो बेंस ही गायब है। उस लड़के की पहचान के लिए किसी न किसी को तो पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। कोटेचन जब इस बारे में ललिता को बताता है तो ललिता फूट फूट कर यही रोने लगती है। इधर बेंस सुदीश को एक लॉज के रूम में बंद करके इसे रखा होता है। सुदीश से पूछता है कि बता मेरा बेटा कहाँ है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। सुदीश कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। फंक्शन खत्म होने के बाद जॉर्ज सर और बेनी सर मुझे उस जंगल में ले गए। तुम उस रात के वाकया के बारे में जितना जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। उस गांव में मेरा कोई कजन नहीं है। तुम्हें जो शादी वाली कहानी बताई गई वह सब झूठ है। वो लाश किसकी थी मुझे नहीं मालूम है। बेंस सुदीश का फोन लेकर जॉर्ज से बात करता है। जॉर्ज कहता है कि बेंस तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है। अभी अभी मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। लेकिन बेंस जॉर्ज की बातों पर यकीन नहीं करता और फोन काट देता है। अब सुबह होने के बाद जॉर्ज कुछ पुलिस वालों के साथ उस लॉज पर आता है बेंस से मुलाकात करने के लिए। कहता है कि इस डिपार्टमेंट में मैंने 36 साल गुजार दिए। कितने सालों में मैंने काफी सारे गलत काम किया, मगर मुझे कभी भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। कभी कभार गलत कदम उठाना ही पड़ता है। 2 दिनों के अंदर मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं अपने करियर पर गद्दार बेईमानी का धब्बा नहीं लगाना चाहता। और उसी तरह बेंस की पास्ट लाइफ की एक कहानी बताता है। कहता है कि जब तुम फिल्मों में काम कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, तो तुमने अपने ही फ्रेंड को धोखा देकर उसे जान से खत्म कर दिया और उसकी पत्नी यानी कि ललिता से शादी कर ली। और वो जो 2 बच्चे हैं वह तुम्हारे नहीं है, वही पाबी और उसकी बहन। इसलिए तुमने अपने ही बेटे पाबी को मार दिया। अब यह बातें सुनकर बेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह जॉर्ज को यहीं पर मारने पीटने लगता है। इधर कुछ पुलिस वाले मीडिया के सामने यह बयान देने लगते हैं कि पाबी को उसके ही स्टेप फादर बेंस ने खत्म कर दिया। अब यह सब कुछ जॉर्ज की एक झूठी कहानी होती है। और वहीं दूसरी तरफ बेनी, ललिता और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। यही स्टेटमेंट देने के लिए इन्हें मजबूर करता है कि तुम कबूल करो कि तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को उसके ही बाप बेंस ने मार दिया। इधर लॉज के पास कुछ पुलिस वाले बेंस को पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले और बेंस के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। पुलिस वाले काफी ज्यादा होते हैं तो बेंस को पकड़कर इसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लाते हैं। बेंस को जब पुलिस स्टेशन लाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। बेंस को पुलिस स्टेशन लाने के बाद जॉर्ज, ललिता और उसकी बेटी को छोड़ देता है। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। जज पुलिस को 5 दिनों का टाइम देता है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। इस वक्त इनके पास कोई सबूत वगैरह नहीं होता। कोर्ट से बाहर आने के बाद जॉर्ज बेंस से कहता है कि कहानी में जॉर्ज हीरो है और बेंस तुम इस कहानी में अब खत्म होने वाले हो। उसी दिन उस जॉर्ज का रिटायरमेंट का फंक्शन होता है। यह होने के बाद उसी रात जॉर्ज बेनी से कहता है कि आज रात बाहर से 4-5 पुलिस वाले आएंगे, तुम पुलिस स्टेशन के सारे लोगों को भेज दो, बस अकेला तुम ही वहां रहना। पहले तो बेनी इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन जॉर्ज कहता है कि बेनी तुम्हें और भी सारी चीजों को अभी सीखना है और हाँ, आने वाले वक्त में तुम ही इंस्पेक्टर बनने वाले हो। तो बेनी अब उसी तरह से काफी सारे कांस्टेबल को अलग अलग कामों में भेज देता है। पेट्रोलिंग के लिए कुछ को घर भेज देता है। पुलिस स्टेशन में जितने भी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन सबको ऑन ऑफ कर देता है। यहाँ तक कि सुदीश को भी यहाँ नहीं रहने देता। अब सारे लोगों को जाने के बाद इस पुलिस स्टेशन में 6 लोग बिना यूनिफॉर्म के आते हैं। बेनी इन सारे पुलिस वालों को लेकर बेंस के पास आता है। कहता है कि बेंस अब तेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें मारने से पहले एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। दरअसल जब बेंस चेन्नई गया था उस समय बेनी पाबी को गांजा के केस में अरेस्ट किया। बेनी जॉर्ज पाबी को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन इसी दौरान सर पर गहरी चोट लगने की वजह से पाबी की वही मौत हो जाती है। अब इसके बाद यह सारे लोग बेंस को मारने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बेंस इन सारे लोगों से काफी तगड़ी फाइट करता है। उसी समय सुदीश वापस पुलिस स्टेशन आता है। दरअसल इसे शक हो गया था कि जरूर आज पुलिस स्टेशन में कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंदर जाकर देखता है तो बेंस इस बेनी को बहुत ही बुरी तरह से मारपीट रहा होता है। सुदीश बेंस को रोकने की कोशिश करता है तो बेंस इस सुदीश को बांधकर बेनी को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। जब बेनी ने पाबी को मार दिया था तो उसकी डेथ बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गया। तभी बेंस की गाड़ी की डिक्की ओपन होने की वजह से उस डेथ बॉडी को इसी डिक्की में रख देता है। तो बेंस भी ठीक बेनी की तरह इसके साथ भी ऐसा ही करता है। थोड़ी देर के बाद जब इस बारे में जॉर्ज को मालूम पड़ती है तो वह सारे गांव हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा देता है। सब गाड़ी की चेकिंग अच्छे से करवाने लगता है। इसके बाद जॉर्ज बेंस के घर आकर यहाँ पर जितने भी बेंस के दोस्त होते हैं उन सबको भगाकर ललिता और उसकी बेटी को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगता है। बेंस के बारे में पूछता है कि बता बेंस कहाँ गया है।
है। उसी समय बेंस बेनी के फोन से कॉल करके जॉर्ज को एक बात बताता है कि मैं जानता हूं तू मेरी फैमिली के पास जरूर जाएगा, इसलिए मैं तेरी बेटी को अगवा कर लिया। अब ये बातें सुनते ही जॉर्ज दौड़ते हुए जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन घर में इसकी बेटी मौजूद नहीं होती और इसके ही घर के थोड़े ही दूरी पर बेंस की गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी को जब खोलकर देखता है तो उसमें बेनी की लाश होती है। उसी समय बेंस यहाँ आकर जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरह से तड़पाकर मारना पीटना शुरू करता है। जॉर्ज इससे बस यही पूछ रहा होता है कि तू बता दे मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन इसे नहीं बताता कि तेरी बेटी कहाँ है और इसे जान से खत्म कर देता है। और इस वाकया को वहीं दूर से जॉर्ज की बेटी देख रही होती है। यहीं पर हम लोगों को एक शॉक कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि दरअसल पाबी और इस जॉर्ज की बेटी दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन पाबी उस लड़की को बेंस के बारे में बताया कि जब मैं 4 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस समय बेंस हमारे परिवार का सहारा बना। सच में मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वह मेरे लिए मेरे पिताजी से भी बढ़कर है। अब इसी दौरान जॉर्ज को अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में मालूम पड़ जाती है, तो जॉर्ज पाबी को अपनी बेटी से दूर करने के लिए इसे गांजे के केस में फंसाकर जान से खत्म कर देता है। और इस काम में वो पुलिस ऑफिसर बेनी भी इसका साथ देता है। जब बेंस पुलिस स्टेशन अपनी गाड़ी मांगने के लिए गया था तो उस समय बेनी ने पाबी की डेथ बॉडी को उसके गाड़ी की डिक्की में रखा था, इसलिए वह बहाना बना रहा था और उसे गाड़ी वापस नहीं कर रहा था। इसके 2 दिनों के बाद बेनी और जॉर्ज को बेंस के बारे में मालूम पड़ता है, मतलब कि पाबी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिलती है। अब प्रेजेंट टाइम पर पाबी की डेथ बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है, लेकिन बेंस यहाँ पर मौजूद नहीं होता। वह अपनी गाड़ी में जॉर्ज और बेनी की लाश को लेकर उसी जंगल के इलाके में होता है। इसके बाद बेंस पुलिस स्टेशन आकर खुद ही सरेंडर हो जाता है। इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी?